We are focusing on body position. So body positions में क्या होता है? Description of any region of the body part, human body, assume that it is in the specific stance called body position. Okay. So anatomical position क्या होती है? Anatomical position होती है the body is upright, standing erect like that. Okay. And the head is level and the eye are looking forward. Okay. Then moving to next, arms are at the side. ठीक है, arms at the sides with the palm facing forward. Okay. And feet are flat on the ground, slightly apart and pointing फॉरवर्ड. तो ये आपकी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन. इसको याद रखेंगे. कभी भी आप ऐसे खड़े हैं तो आपने सीधा बोलना है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हमारा होता है जो ये सुपाइन पोजीशन है या प्रोन पोजीशन है, ये दीज आर द डायरेक्शनल टर्म इन रिलेशन टू द एनाटॉमिकल पोजीशन. ठीक है. एनाटॉमिकल पोजीशन आपकी यही है. जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे इन रिलेशन टू डायरेक्शंस, तो हम सुपाइन पोजीशन की बात करते हैं, प्रोन पोजीशन की बात करते हैं. मतलब ये है आपके डायरेक्शनल पोजीशन. ठीक है. तो सबसे पहले आपका आ गया सुपाइन पोजीशन. ठीक है. तो सुपाइन पोजीशन जो होती है, द पर्सन लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक. ठीक है. पर्सन लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक विद द हेड, नेक एंड द स्पाइन अलाइन. ओके. तो द आर्म रेस्ट कंफर्टेबल, ओके, एट द साइड एंड द लेग आर एक्सटेंडेड. इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन. ठीक है. कुछ नहीं है, आप ऐसे बहुत बार लेटते हो बट हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी पोजीशन में लेटे हैं. तो जिस पोजीशन में हम सोते हैं सीधे, उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन. ठीक है. इसका यूज कब करते हैं हम लोग? इसके मेडिकल प्रोसीजर में यूज होता है सर्जिकल एक्सेस टू द एंटीरियर फ्रंट बॉडी. जब ऐसे आप लेटते हो तो सर्जरी जो बंदा कर रहा है उसके लिए एक्सेस मिल जाता है. ठीक है. फ्रंट उसका एंटीरियर फ्रंट बॉडी का, इसमें यहाँ पे अगर कुछ हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन यूज करते हैं. ठीक है. दूसरा, जो हम सीपीआर देते हैं. ठीक है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर गाइस? सीपीआर देते हो ना आप, आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी, कोई बंदा अगर फेट हो गया एयरपोर्ट पे तो फटाफट एक डॉक्टर वहां पे अवेलेबल था, सीपीआर परफॉर्म करते हैं. जब आप चेस्ट को कंप्रेस करते हो वो सीपीआर देना होता है. सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है मैम? कार्डियो. यस, कार्डियो पल्मरी. हाँ, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. ठीक है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे 1 2 3 टैप, 1 2 3 टैप, 1 2 3 टैप. बच्चों में 1 2 1 2 इस तरह से यहाँ पे दी जाती है सीपीआर. ठीक है. तो उसके लिए भी हम लोग सुपाइन पोजीशन में अलाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को और पेशेंट को. ठीक है. और अगर हमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, एक्सरे, सीटी, उसके लिए भी ये वाली पोजीशन आइडियल पोजीशन होती है. ठीक है. कभी एब्डोमेन का जो आप कह लो कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसमें भी वो सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं. ठीक है. तो ये सब इसके यूज होते हैं मेडिकल प्रोसीजर में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में. और कभी भी अगर हमें ऑस्कल्टेशन करना है, मतलब जैसे कि जब डॉक्टर्स आपके चेस्ट की साउंड सुनता है, ऑस्कल्टेट बोलते हैं ना, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स, तो उससे जो है स्टेथोस्कोप से उस समय भी हम लोग जो इंडिविजुअल है उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं. तो ये सुपाइन पोजीशन के इस तरह से यूजेस होते हैं मेडिकल प्रोसीजर में, डायग्नोस्टिक में और फिजिकल एग्जामिनेशन में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन. तो ये प्रोन पोजीशन क्या है? द पर्सन लाइज फ्लैट ऑन देयर स्टमक, है ना, उल्टा सो जाते हो, सीधे बिल्कुल. सो द पर्सन लाइज फ्लैट ऑन देयर स्टमक विद द हेड टर्न टू वन साइड एंड द आर्म कैन रेस्ट बाय द साइड और बी बेंट एट एल्बोज विद हैंड पोजिशन नियर द हेड. ठीक है. सो दिस इज क्या होता है? ये आपकी आ गई प्रोन पोजिशन. और प्रोन पोजीशन का अगर हम मेडिकल प्रोसीजर में यूज करें तो इस जैसे किसी ने बैक बॉडी का या स्पाइनल या बटक की सर्जरी करानी है तो उसके लिए प्रोन पोजीशन यूज होती है. और अगर हम किसी थेरेपी की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है बहुत सारी, जो कि प्रोन पोजीशन में इंडिविजुअल को लिटा के की जाती है ना. और जो भी लंबर स्पाइन एमआरआईज होते हैं, है ना, लंबर स्पाइन एमआरआईज जो होते हैं वो इस प्रोन पोजीशंस में परफॉर्म किए जाते हैं. सो ये इस प्रोन पोजीशन का यूज हो गया. ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लिथोटमी पोजीशन. ठीक है. लिथोटमी पोजीशन क्या होती है? द पर्सन लाइज ऑन देयर बैक.
ठीक है, द पर्सन लाइज ऑन देयर बैक विद हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड एंड द लेग्स इज स्ट्रप्स, ठीक है, स्ट्रैप एक्सपोजिंग द पेरिनियल एरिया, एक्सक्यूज मी। Okay, sorry guys, it was emergency. So lithotomy position, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, मोस्टली वुमेन्स में आप देखते हो कि ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी लिथोटमी पोजीशन में डिलीवरी होती है, ठीक है। और यू कैन से कि यूरोलॉजिकल प्रोसीजर जहाँ पे होते हैं, साइटोस्कोपी होती है, फ्लोटोस्कोपी होती है वहां पे, और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि वेजाइनल डिलीवरी में जब बेबी को डिलीवर करते हैं तो उस समय ये पोजीशन जो है ये यूज की जाती है, इसको बोलते हैं लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। नाउ बॉडी कैविटीज, ठीक है। इस तीनों पोजीशन में कोई कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ, एक इसमें और ये 3 में। प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए। No. Okay. Okay, now moving to next. Next is body cavity. So these are the spaces within the body that help to protect, separate and support internal organs. ठीक है, तो जो body cavities होती है ये क्या करती हैं? They are they are protecting, separating and supporting internal organs. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आती है आपकी क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी क्या होती है? क्रेनियल कैविटी होती है डॉर्जल बॉडी कैविटी में आती है क्रेनियल कैविटी। सो क्रेनियल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ डॉर्जल बॉडी कैविटी। डॉर्जल बॉडी कैविटी क्या होता है? लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, ठीक है। तो इसमें होगा स्पाइनल कैविटी। ओके फाइन। सो क्रेनियल कैविटी क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है इनसाइड द स्कल, यानी कि फॉर्म्ड बाय द क्रेनियल बोन एंड कंटेन द ब्रेन, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी? इनसाइड द स्कल। और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? ब्रेन, मेनिंजेस, है ना, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होती है, एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये इस क्रेनियल कैविटी के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, आई डोंट नो यहाँ पे क्रेनियल कैविटी में ओरल और नेजल क्यों लिखा है, क्योंकि ओरल और नेजल, ओके। नाउ सेकंड, इसके अंदर उन्होंने ए दिया है ओरल कैविटी। सो माउथ कैविटी दैट कंटेन्स ऑल माउथ पार्ट, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड, उसको बोलेंगे ओरल कैविटी। एंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी इट कंटेन द नोज एंड इट एसोसिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ओरल, नेजल, ऑर्बिटल और मिडिल ईयर कैविटीज होती है, इनको ये अदर्स में आती है, अदर स्मॉलर कैविटीज में, ठीक है, ये सारी। बट यहाँ पे हम इसको क्रेनियल कैविटी के अंदर पढ़ रहे हैं। ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी और मिड ईयर कैविटी। सो ओरल कैविटी कंटेन टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। नेजल कैविटी कंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्रीदिंग और ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शंस मतलब होता है कि स्मेल, ओके। ऑर्बिटल कैविटी होती है, इट कंटेन आई एंड आई बॉल्स, ठीक है। इट्स अ हाउस ऑफ द आई, जो ऑर्बिट होता है ना, इसको हाउस ऑफ द आई भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मिडिल ईयर कैविटी, मिडिल ईयर कैविटी कंटेन द बोन, जिसको हम ऑसिकल्स बोलते हैं, विच इज इन्वॉल्व इन हियरिंग, ठीक है। नाउ
वर्टिब्रल कैविटी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वर्टिब्रल कैविटी। सो वर्टिब्रल कैविटी जो होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सो जो ये कैविटी होती है ये कहाँ कहाँ पे होती है? वर्टिब्रा में। वर्टिब्रा पता है आप लोगों को क्या होता है वर्टिब्रा? व्हाट इज वर्टिब्रा? मैम मैम स्पाइन में होती है वर्टिब्रा। अच्छा, प्रार्थना आपको पता है वर्टिब्रास कहाँ पे होते हैं? नो मैम। अच्छा, आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है? नो मैम। ओके ओके, सो मुझे बताया रिद्धि ने कि स्पाइन में वर्टिब्रास होते हैं। सो ये सही बात है अनिकेत? बताइए बताइए, रिप्लाई कीजिए, वर्टिब्रा कहाँ होते हैं? और क्या रिद्धि ने सही बोला? एटलीस्ट अपने अपने साथ के कलीग को राइट रॉन्ग तो करो। अगर आपको पता है तो आप यस बोलो, अगर वो गलत बोल रही है तो करेक्ट करो उसको। पता नहीं मैम। हाँ, तो रिद्धि ने बिल्कुल सही बोला कि जो वर्टिब्रा होते हैं वो स्पाइन में होते हैं। ठीक है, जो आपकी ये पूरी जो ऐसे स्पाइन जा रही है नीचे, पीछे आप हाथ लगाओ अपने बैक पे, पूरी जो स्पाइन जा रही है इसमें वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं? बेसिकली एनाटॉमी अगर आप पढ़ रहे हो तो जो आपके वर्टिब्रा होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सो इसमें एक पोस्टीरियरली होते हैं और एक सेंट्रली होते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कॉलम भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, एक बैक साइड पे एंड एक आपके सेंट्रली। ठीक है, एंड इनका अलग अलग नाम होता है, C1 C7। ठीक है, T1 T12 12 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो 7 होते हैं। 12 जो होते हैं आपके वर्टिब्रा होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, और जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं वो L1 to L5 होते हैं, 5 वर्टिब्रा होते हैं। फिर उसके बाद सैक्रम आता है, 5 फूस वर्टिब्रा होते हैं, S1 to S5, कुछ अगर किसी को याद हो रहा है। फिर टेल बोन आती है, इसको कोकेक्स बोलते हैं। 4 फ्यूज वर्टिब्रा होते हैं, CO1 to CO4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल एनाटॉमी में चले गए हम लोग, जहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। सो वर्टिब्रल कैविटी क्या होती है? इट इज फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है, नाउ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है? एक्सक्यूज मी। ओके, thoracic cavity चेस्ट कैविटी होती है that contains pleural and pericardial cavity and mediastinum. What is mediastinum? Mediastinum होता है the central compartment containing the heart, thymus, trachea, esophagus and blood vessels. ठीक है, यानी कि थोरैसिक कैविटी में क्या क्या आ गया? चेस्ट कैविटी आ गई, उसमें प्लूरल आ गया, पेरिकार्डियल आ गया। प्लूरल कैविटी मतलब लंग्स। ठीक है, इधर थोरैसिक आगे छाती जो होती है इसमें आपका क्या क्या आता है? लंग्स आते हैं। ठीक है, प्लूरल कैविटी बोलते हैं उसको। कैविटी में लंग्स आ गए। मीडियस्टिनम में क्या क्या आ गया आपका? मीडियस्टिनम में आपका आ गया हार्ट आ गया, थाइमस आ गया, ट्रैकिया आ गई, इसोफेगस आ गई, ब्लड वेसल आ गए। ब्लड वेसल में अरोटा एंड वेना कावा। ठीक है, जब हम ऑर्गन एनाटॉमी में हार्ट के एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि थोरैसिक कैविटी में ये क्या होता है, एरोटा और वेना कावा। ठीक है, उसके बाद थोरैसिक कैविटी में ही आगे देखो इसमें लिखा है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में क्या क्या आ गया? देखो लंग, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेम। फिर है पेरिकार्डियल, हार्ट। ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन वाला पार्ट वो भी आ गया। दूसरा मीडियस्टिनल कैविटी, इसमें क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है थोरैसिक कैविटी बिटवीन मिडिल वॉल एंड प्लूरल कैविटी, लंग्स आता है इसमें। सिंपल लंग्स लिख सकते हो।
ठीक है, पेरिकार्डियल में हार्ट लिख सकते हो, सॉरी मीडियस्टेनम में आप लिख सकते हो यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल, थाइमस और हार्ट। ओके, नाउ अब आपका दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिन मतलब ये पेट वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें क्या क्या है आपके, इट सब डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, दो में डिवाइड है। एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, स्टमक आता है, स्प्लीन आता है, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इट इज पेरिटोनियम, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एब्डोमिनल और पेल्विक। ठीक है, पेल्विक आपके जो ये वाला रीजन होता है एब्डोमेन से नीचे वाला, उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। इट कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब नाभि से आपके जो आपकी अम्बलाइकल है उसके नीचे नीचे वाला हिस्सा जो आ गया वो आपकी पेल्विक कैविटी में आ गया। कैविटी में कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। 2 मिनट है आपके पास। मैम नो। ओके ओके, अनिकेत, प्रार्थना, नो मैम। चलो फिर आप मुझे बताओ व्हाट इज क्रेनियल कैविटी। यहाँ पे देख के बताओ नोट्स में से, क्रेनियल कैविटी क्या है। जल्दी, आगे भी करना है, चैप्टर खत्म करना है मेरे को। मैम क्रेनियल कैविटी होता है मैम इनसाइड द कर्ल। इनसाइड द कर्ल वो क्या था, आगे देखो ना, फॉर्म बाय क्रेनियल बोन एंड कंटेन द ब्रेन, देख के भी तो बोल सकते हो। यस मैम। ओके, क्रेनियल कैविटी में आगे कितनी कौन कौन सी कैविटी आती है, स्मॉल वाली। मैम ओरल। हाँ जी, ओरल में, ओरल कैविटी में क्या क्या हो गया, पूरी बात बोलनी है। ओरल कैविटी विच कंटेन टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड, ऐसे बोलना है। हाँ बिल्कुल, बोलना भी आना चाहिए कि कॉन्फिडेंस से। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर टंग, टीथ। आगे आप लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो, पेशेंट ना आके सर पे चढ़ जाते हैं, चाहे वो उसके पेशेंट हो, आपके मेदांता के पेशेंट हो, चाहे वो आपके फोर्टिस के पेशेंट हो, सब पेशेंट एक जैसे ही होते हैं। तो उनको संभालने के लिए आपको कॉन्फिडेंटली बोलना भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ओरल कैविटी बोलोगे विच कंटेन टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरा नशल, यस, nasal नेजल, cavity. हाँ नेजल कैविटी, इट कंटेन्स the nose and its associated structure. एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। चलो जी, प्रार्थना जी बताइए उसके बाद क्या है। देखो देख के ही बोल सकते हो, सामने स्क्रीन पे मैंने शो किया हुआ है। मैम ऑर्बिटल कैविटी, इट कंटेन द आईज एंड आईबॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। मिडल ईयर कैविटी, इट कंटेन द स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ रिद्धि, वर्टिब्रल कैविटी और थोरेसिक कैविटी आप बताइए। मैम वर्टिब्रल कैविटी also called spinal cavity. ओके, It is it has हाँ, इट हैज और इट कंटेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, थोरेसिक कैविटी। and thoracic cavity situated in chest cavity. Contain pleural cardiacal and pericardial, pleural and pericardial cavities. हाँ, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल कैविटीज। एंड नेक्स्ट क्या होता है, Mediastinum. हाँ मेडिया कह लो या मीडियस्टेनम कह लो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आगे आगे देखो। प्लूरल कैविटी का क्या एग्जांपल होता है, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोलना है, प्लूरल कैविटी में लंग आते हैं, लंग्स आते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी में क्या आता है, पेरिकार्डियल मतलब हार्ट तो आएगा। ठीक है, तो सराउंड द हार्ट, बस इतना बताना है। मीडियस्टीनम में क्या आएगा आपका, थोरेसिक कैविटी आ गई पूरी। ठीक है, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी कौन बताएगा, अनिकेत बताएगा। अनिकेत, एब्डोमिनल कैविटी एंड इट्स पार्ट एक्सप्लेन करो। Abdominal cavity. Hmm.   Hmm. 。   。  । 。 । 。 । 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
It contains the stomach, spleen, liver, gallbladder, small intestine. जी जी And most of the largest intestine. ओके नेक्स्ट The serous membrane of the abdominal cavity is the peritoneum. ओके ये समझ आ रहा है जो आपने आंसर किया था पेरिटोनियम का, कि जो सीरियस मेम्ब्रेन होती है एब्डोमिनल कैविटी के आसपास से पेरिटोनियम बोलते हैं, ऊपर आज ही आंसर किया हमने, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक और कैविटी आती है पेल्विक कैविटी, वो एक्सप्लेन कीजिए। Pelvic cavity. इसमें है सामने It contains the urinary bladder, portion of the large intestine and internal organ or reproduction. ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। सो इस तरह से आपको रिप्लाई करना है। मुझसे बात करोगे ना तो आपको आगे बात करने के लिए भी इजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह से रिप्लाई करना है, कोई घबराने वाली बात है। जब नहीं आता तो आप बोलो मैम दोबारा बता दीजिए, किसी को भी लेक्चर में, किसी को भी। और अगर आपको आता है या देख के बोले कोई बोल रहा है तो आपको सामने स्क्रीन पे देख के आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके आई थिंक अब कोई आपको बात करने में, मुझसे कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये मेथड होता है। मेथड इज यूज्ड टू डिवाइड द एब्डोमेन इनटू 4 सेक्शन, ठीक है। जब भी सर्जरी में आप करते हैं, प्लान करते हैं, या कभी भी हम डाइसेक्शन करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे क्वाड्रेंट्स बनाए जाते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है एब्डोमेन को, ठीक है। एब्डोमेन आपका ये वाला पार्ट, आपके पेट वाला पार्ट, ठीक है, पूरा नाभि, ये सब, इसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं, ठीक है। और 4 सेक्शन ताकि इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी रहे। सो दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन दैट पासेस थ्रू द नेवल, ठीक है। एम्ब्लाइकस के पास दो हम इनको 2 लाइनों में डिवाइड करते हैं। होपफुली यहाँ पे हो, ये देखो, ठीक है, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया, 1 लाइन एंड 2 लाइन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है। ओके, सो ये 4 आ गए। फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट होता है, एक आपकी होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक आपकी होती है मिड लाइन, जिसे आप कह सकते हो वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या होती है? द मिड सजाइटल लाइन, मिड लाइन डिवाइड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। देखो यहाँ से एकदम बीचों बीच एक हम लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो कि बॉडी को 2 प्लेन में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है। नाउ ये वाली, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज अ ट्रांसवर्स लाइन, डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर हाफ। ये अपर एंड लोअर हाफ बॉडी को डिवाइड किया है, ठीक है। नाउ अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है? द 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट इज राइट अपर क्वाड्रेंट, दिस वन, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या आता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे जो ऑर्गन आता है वो आता है लीवर। ये क्वेश्चन कल अगर मैं आपका लेक्चर लूंगी तो मैं क्वाड्रेंट जरूर पूछूंगी, ठीक है। इसको लिख लो या पेज अपना कॉपी में मोड़ लो। मैंने ये पूछना है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन से आते हैं ऑर्गन, पेल्विक कैविटी क्वाड्रेंट में कौन से आते हैं, राइट लोअर में क्वाड्रेंट में कौन से आते हैं। और मैं स्टार्ट ही एब्डोमिनल क्वाड्रेंट से कल करने वाली हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्पेशली मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत डिटेल याद रहे, बस इतना याद रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, लीवर का राइट लोब, ठीक है, लीवर का राइट लोब, गॉल ब्लैडर, ड्यूडिनम, पैनक्रियास, पैनक्रियास का हेड, ठीक है,
pancreas, right kidney and adrenal gland इस साइड पे पीछे की तरफ से, right kidney, adrenal gland, hepatic flexure of the colon, part of the ascending and transverse colon. ठीक है, ये पार्ट आपका राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है. ठीक है, देखो राइट लोब, राइट अपर क्वाड्रेंट में राइट लोब ऑफ द लीवर, गॉल ब्लैडर, पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, पार्ट ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, तो ये आपको एज इट इज याद करना है. ठीक है, दूसरा अब हम जाएंगे, और हाँ इसके कॉमन कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, अगर किसी को गॉल स्टोन है ना, किसी को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो इस क्वाड्रेंट में कट लगता है. दूसरा कोई भी लीवर डिजीज है, क्योंकि यहाँ पे लीवर था तो लीवर डिजीज के लिए भी यहीं पे करेंगे. नेक्स्ट इज राइट किडनी इन्फेक्शन, स्टोन है तब भी हम लोग यहीं पे सीजर देंगे. ठीक है, इसी पे इस लाइन से ऊपर और यहाँ से नीचे. ठीक है, पेप्टिक अल्सर किसी को है तब भी हम यहीं पे कट लगाते हैं. ओके, दूसरा नेक्स्ट इज लेफ्ट अपर, क्या होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. ये देखिए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे हमारा क्या आएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में ऑर्गन्स जो हमारे आएंगे वो आएगा स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास. ठीक है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, लेफ्ट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड, स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ डिसेंडिंग कोलन. ठीक है, सेम चीज यहाँ लिखी है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास, पार्ट ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, यही पूछूंगी कल पूरा, ये पढ़ के आना. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, अब आते हैं राइट पार्ट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट, दिस वन. ठीक है, ये आपका सोचो एम्ब्लाइकस है, नेवल या एम्ब्लाइकस इसे कहते हैं. ये आपका आ गया राइट लोअर क्वाड्रेंट. ठीक है, हाँ इसमें एक चीज रह गया कि जो हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, कॉमन कंडीशन क्या होता है इसमें, गैस्ट्राइटिस, स्टमक अल्सर्स होते हैं, स्प्लिनिक रप्चर हो या इनलार्जमेंट हो, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली, तो हम इस वाले क्वाड्रेंट पे चेक करते हैं क्योंकि स्प्लीन यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, पेनक्रियाटिस होता है, यानी पेनक्रियास, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन में आइटिस लगता है तो पेनक्रियास आइटिस होगा, पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन होगी तो ये वाला क्वाड्रेंट चेक करते हैं. लेफ्ट किडनी इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे लेफ्ट में चेक करते हैं. ठीक है, चलो अब आओ राइट लोअर क्वाड्रेंट में. दिस इज राइट लोअर क्वाड्रेंट. राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलोन, राइट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब. दिस साइड, दिस इज द यूट्रस वाला पार्ट. ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका, तो चलो ये तो मैंने शायद मेल बॉडी बनाई है, पर हाँ ये वाला यूट्रस वाला पार्ट होगा फीमेल बॉडी में. सो यहाँ पे आएगा राइट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स. ठीक है, राइट यूरेटर, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्यों चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं अपेंडिसाइटिस के लिए. फिर से आइटिस जहाँ पे लगता है, जिस भी टर्म्स के पीछे आइटिस लगेगा मतलब उसकी इन्फ्लेमेशन हो गया उस ऑर्गन में. आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के अगर स्वेलिंग आ गई है, अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसके लिए चेक करते हैं. राइट ओवेरियन सिस्ट और टॉर्जन हो तो हम यहाँ पे चेक करते हैं. आईबीडी, दैट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या डिजीज किसी को हो तो उसके लिए हम चेक करते हैं. किडनी स्टोन्स हो यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूटीआई हो जाए किसी को, है ना, यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो भी हम इस क्वाड्रेंट पे चेक करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें जो पार्ट आता है वो आता है सिग्मॉइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट ओवरी, क्योंकि लेफ्ट की बात हुई, लेफ्ट ओवरी होगी, फेलोपियन ट्यूब होगी फीमेल्स में. ठीक है, लेफ्ट यूरेटर होगा एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इधर लेफ्ट साइड में. ठीक है, और बेसिकली हम इसको क्यों चेक करते हैं, है ना, लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए. ठीक है, ये दोनों जगह पे ये इसके हैं. और यहाँ पे इन सबका यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, तो इस टेबल से आप पढ़ सकते हो. देखो राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, सेम चीज है. इसमें कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछिए, वरना कल मैं पूछूंगी.
लेक्चर से, कल परसों या उसके बाद में जब भी लेक्चर लूंगी तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि मुझे क्वाड्रेंट बताओ कौन कौन से होते हैं और क्वाड्रेंट के कौन कौन से मेजर बॉडी स्ट्रक्चर हैं या उन क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और मैं नेम लेके पूछूंगी सबका, सब एक एक क्वाड्रेंट बताएंगे। कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम नो। ओके, सभी प्रेजेंट है ना सब? ओके, सभी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए ऊपर कैविटी की बात जहां पे किया ना, यहाँ पे कैविटीज दी हुई हैं, ये कैविटी है ना, यहाँ पे कैविटी का डायग्राम दिया हुआ है, क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, ये देखिए यहाँ पे होती है वर्टिब्रा, है ना, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। ठीक है, किसी किसी को अगर नहीं ऐसे याद होता कहाँ कहाँ पे कौन सी कैविटी होती है, तो इस तरह से डायग्राम बना के भी वो याद कर सकते हैं। जैसे क्रेनियल में यहाँ पे 2-4 नाम लिख दिए क्या क्या होते हैं, वर्टिब्रा में यहाँ पे लिख दिया कि क्या यहाँ पे क्या इसकी स्पेसिफिकेशन थी डायग्राम बना के, थोरैसिक में आपने यहाँ पे लंग्स लिख दिया, एब्डोमिनल कैविटी में लिख दिया, पेल्विक कैविटी में थोड़े 2-4 ऑर्गन्स के नाम लिख दिए। तो डायग्राम एक अच्छा वे होता है याद करने का, इसीलिए मैंने जब आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट समझा रही थी मैंने डायग्राम में समझाया, है ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको विदाउट डायग्राम बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा, और दूसरी बात आप बोर भी हो जाओगे, है ना, और दूसरा डायग्राम से रिटेन या याद करने में इजी होता है, तो डायग्राम बना के भी आप लोग याद रख सकते हैं और लिख के, ठीक है। ओके, सो मैं 2 मिनट का रेस्ट लूंगी, उसके बाद मैं एब्डोमिनल पेल्विक रीजन शुरू करूंगी।
चलिए जी, नेक्स्ट ये आपके एब्डोमिनल रीजन में जाएंगे हम। ये आपके क्वाड्रेंट कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, सो एब्डोमिनल रीजन जो होते हैं बेसिकली 9 रीजन्स होते हैं। और ये रीजन्स हम क्यों पढ़ते हैं, तो द एब्डोमिनल रीजन डिवाइड द एब्डोमिनल एंड द पेल्विक एरिया इनटू 9 सेक्शंस। जो ये 9 रीजन है ना, ये 9 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, इनकी अलग अलग लोकेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये पेल्विक एरिया और एब्डोमिनल इनटू 9 रीजन होता है, इनका स्मॉलर सेक्शंस होते हैं। एंड दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक सेटिंग्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में हम लोग ये वाले इस तरह से रीजन भी यूज करते हैं, ये 9 रीजन यूज करते हैं। सो द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी डिवाइड यूजिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये देखो, we divide this cavity in 2 horizontal line, दोनों horizontal line है। ठीक है, so first 2 horizontal line में क्या आता है, subcostal line and transtubercular line। ठीक है, subcostal line and the transtubercular lines होती है and 2 vertical lines होती हैं। See, ये horizontal line हो गई और ये 2 आपकी ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये 9 सेक्शन में हमारा पूरा एब्डोमेन डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसका क्लिनिकल सेटिंग्स में और हम लोग डायग्नोस्टिक सेटिंग में यूज करते हैं। किसी को अगर इस तरीके से नहीं देखना है, ये तो बहुत रफ होते हैं 4 क्वाड्रेंट। इसके बाद आपके 9 रीजन्स आते हैं। ठीक है, ये 9 रीजन्स में और हम एब्डोमेन को डिवाइड करके और अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 रीजन, तो आप याद रखना है कि बॉडी एब्डोमिनल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, और एब्डोमिनल पेल्विक रीजन्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, नंबर और नेम आपको आने चाहिए, इन रीजन्स के नेम। ठीक है, और इसमें किस किस की लोकेशन है। ठीक है, प्लस 4 क्वाड्रेंट के नाम और उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं कल पूछूंगी। ठीक है, सो ये जो 9 रीजन है, इसमें सबसे पहला रीजन कौन सा होता है आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। ठीक है, ये आपका आ गया, फर्स्ट इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें कौन कौन से, इसका लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन अगर देखें तो ये है अपर राइट कॉर्नर बीनीथ द रिब्स, रिब्स के जस्ट नीचे राइट साइड में, है ना। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ऐसे आप टच भी कर सकते हो, रिब्स के नीचे राइट साइड में इतना, ये आपका हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। इसमें देखो आप टच करोगे तो इसमें आपका आता है लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी का अपर पोर्शन और थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, यही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है, अपर लेफ्ट रीजन बीनीथ द रिब्स। इसमें सिर्फ लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ लोकेशन दी हुई है कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है और दूसरा उसका लोकेशन कहाँ पे होती है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इतना डिटेल आपको नहीं है तो मैं वो डिटेल आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर किसी को फिर भी मुझसे जानना है तो वो मेरे से पर्सनली चैट पे पूछ सकता है कि मैम कौन कौन से रीजन जो होते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर आपका ऑर्गन नेम नहीं है तो मैं ऑर्गन नेम नहीं बताऊंगी। ठीक है, सो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक जो अगर बताना है तो मैं सभी को अभी बता सकती हूँ कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, बट आपके यहाँ पे इतना चर्चा है नहीं, सिर्फ लोकेशन बताया हुआ है। सो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में अपर लेफ्ट रीजन होता है बीनीथ द रिब्स, ये आप याद रखना, इसकी लोकेशन होती है। दूसरा है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये दिस इज वन इज एपिगैस्ट्रिक रीजन। अपर मिडिल रीजन होता है ये, अपर मिडिल रीजन जस्ट बिलो द क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम। ठीक है, कुछ याद आ रहा है साइंस, तो रिवाइज हो रहा है 12th वाला साइंस। तो स्टर्नम के जस्ट नीचे जो अपर मिडिल रीजन है, मिडिल वाला, इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, है ना। वैसे इसमें स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ लोकेशन दी गई है, तो ये है अपर मिडिल रीजन जस्ट बिलो द स्टर्नम। उसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाओ, है ना। लेफ्ट साइड में आपका आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। ठीक है, इसका क्या लोकेशन होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर बीनीथ द रिब्स। ठीक है, अपर लेफ्ट कॉलम बीनीथ द रिब्स, और इसमें बेसिकली हमारे जो आते हैं वो स्टमक, स्प्लीन, किडनी ये सब आते हैं। ठीक है, सो ये है आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर बीनीथ द रिब्स। उसके बाद इधर आ जाओ, 3 हो गए। नाउ फोर्थ वन इज राइट अम्बर रीजन, है ना। अंबर नहीं है, लंबर है यहाँ पे।
इसको ठीक कर लेंगे प्लीज, आप लोग अपनी बुक्स में ठीक कर लीजिए, अंबर कुछ नहीं होता है, लंबर होता है। तो दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। सो राइट लंबर रीजन होता है, उसके बाद जो फोर्थ रीजन होता है हमारा, इसका जो लोकेशन होता है मिडिल राइट साइड नियर द वेस्ट। कमर है ना, ये कमर के राइट साइड में हमारा आता है राइट लंबर रीजन। बेसिकली इसमें राइट किडनी विडनी वगैरह आते हैं, असेंडिंग कोलोन आते हैं, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लोकेशन लिखा है लंबर रीजन का, तो लोकेशन ही पढ़ो, मिडिल लेटरल रीजन, ठीक है, दिस इज राइट लंबर। उसके बाद आपका बीच में ये वाला पार्ट है जहाँ पे आपकी नाभि है, इसको हम बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन, ठीक है। अम्बलाइकल रीजन क्या है? सेंटर रीजन सराउंडिंग द नेवल, ठीक है, इसको बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। नाउ लेफ्ट में जब आप जाओगे तो लेफ्ट है लेफ्ट लंबर रीजन, दिस इज लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। लेफ्ट लंबर रीजन क्या होता है? मिडिल लेफ्ट साइड नियर द वेस्ट। ये था राइट साइड नियर द वेस्ट, मिडिल राइट साइड नियर द वेस्ट, ये है मिडिल लेफ्ट साइड नियर द वेस्ट। इसमें बेसिकली जो ऑर्गन्स आती हैं वो है आपका डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट किडनी एंड सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आता है इसमें, ठीक है। फिर अब नीचे आ जाओ, ठीक है। अब नीचे में फिर से राइट में आ जाओ, राइट में है आपका इलियक फॉसा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलियक फॉसा। इलियक फॉसा में क्या होता है? ये इंग्वाइनल रीजन होता है, यू कैन से इट्स अ इंग्वाइनल रीजन, ठीक है। लोअर राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में नियर द ग्रोइन, ठीक है, नियर द ग्रोइन, ये आपका क्या होता है? इलियक फॉसा होता है, राइट इलियक फॉसा, ठीक है। इसमें बेसिकली अपेंडिक्स आता है ना, सीकम आता है और कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है इस रीजन में, ठीक है। दिस इज योर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, बीच वाला, ठीक है, ये आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। हाइपोगैस्ट्रिक या प्यूबिक रीजन भी इसे आप कह सकते हो। दिस इज लोअर मिडिल रीजन बीनीथ द नेवल या जस्ट बिलो द नेवल, यू कैन से। इसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। ऐसे लेफ्ट में आ गया लेफ्ट इलियक फॉसा, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर नियर द ग्रोइन, ठीक है। ये क्या था ऊपर वाला? राइट वाला, ये था लोअर राइट कॉर्नर नियर द ग्रोइन, लोअर लेफ्ट नियर द ग्रोइन। बेसिकली यहाँ पे आपका क्या क्या होता है? ये आपके सिग्मोइड कॉलोन और कुछ पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये 9 रीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली इसके लोकेशंस आपको दी हुई हैं, तो ये आ भी सकती हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड 9 रीजन्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है क्वाड्रेंट में, रीजन्स में, तो प्लीज मुझसे अभी आप पूछ लीजिए। प्रार्थना, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? एब्डोमिनल, हमारी बॉडी में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? मैम 4। नेम बोलिए, उनका नाम बताइए। मैम राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अच्छा, रिद्धि, कितने रीजन्स होते हैं हमारी बॉडी के एब्डोमिनल पेल्विक रीजन्स? I think she is not there. Okay. Yes. Regions कितने होते हैं एब्डोमिनल पेल्विक रीजन? बताओ। मैम 9। कौन कौन से? मैम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ओके। मैम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक जी। और राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इंग्वाइनल, राइट इग्नाइनल, लेफ्ट इग्नाइनल, इंग्वाइनल, ठीक है। और फिर उसमें आ गया एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल और हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही याद करते हैं हमेशा, राइट रेफ याद करके बीच बीच वाले फिर अलग से याद करते हैं।
इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा बताया तुमने। पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रिक बोल दिया, उसी का लेफ्ट हो गया, ठीक है, बीच में आ गया एपिगैस्ट्रिक। पहले लेफ्ट राइट याद कर लो, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है, उसके बाद राइट लंबर, ये अंबर नहीं लंबर है, राइट लंबर और राइट इंग्वाइनल, ठीक है, इलियक फॉसा भी है पर यहाँ पे इंग्वाइनल भी बोल सकते हो। ये 3 याद हो गए राइट के, तो मतलब सेम लेफ्ट में है, बीच में एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकस और हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, हो गया याद, बहुत इजी है। इसी तरह से अगर आपको बाय चांस कभी नाम याद ना आए और आपको राइट लेफ्ट ऐसे याद हो, तो अगर आपको प्रॉपर बनाना नहीं आ रहा कि राइट लोअर लेफ्ट लोअर ऐसे लिखना नहीं आ रहा, तो डायग्राम बना के भी आ जाओगे तो नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ बॉडी प्लान्स, ठीक है, बॉडी प्लान्स क्या होता है? दीज आर द इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस, इमेजिनरी, ठीक है, बॉडी प्लान्स जो होते हैं दे आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस दैट डिवाइड द बॉडी इनटू सेक्शंस, ठीक है। ऊपर जब हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल पोजीशन एक थी जिसमें बंदा सामने की ओर देख रहा है, हाथ स्काई की तरफ है, उसके सीधा लेटा हुआ है ना, आगे की तरफ, वो था आपका फर्स्ट एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी पोजीशन, यानी कि लेटने के हिसाब से किस तरह से वो उसने किस तरफ अपना फेस किया हुआ है, उस तरीके से हमने उसके प्लान्स पढ़े। नाउ अभी इमेजिनरी प्लान्स होते हैं जिसमें हम पूरी बॉडी को, जैसे यहाँ पे आप पर्टिकुलर एब्डोमेन को बांट रहे थे ना क्वाड्रेंट में और रीजन्स में, नाउ बॉडी प्लान्स में क्या हो रहा है? दीज आर द इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस दैट आर यूज्ड टू डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन टू विजुअलाइज इनर स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी को ही बांट रहे हैं हम, तो वो हो गए हमारे बॉडी प्लान्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है सजाइटल प्लान, ठीक है, इट्स अ वर्टिकल प्लान दैट डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन, ठीक है, राइट लेफ्ट में एक बॉडी को बांटा, पूरी बॉडी को, ठीक है, एक राइट हो गया एक लेफ्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? सजाइटल प्लान। अब इस सजाइटल प्लान में इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक होता है मिड सजाइटल प्लान, ये देखो मिड, बीच वाला, दैट इज मिड सजाइटल प्लान दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है, पासेस थ्रू द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, जैसे कि नोज से, नेवल से, इस तरह से, दिस इज अ, ये बी वाला देखो ना, यहाँ बी लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम सजाइटल प्लान, ओके। नाउ मिड सजाइटल प्लान के बाद है पैरा सजाइटल प्लान, एक और होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा सजाइटल प्लान। सो ये क्या होता है? दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट सेक्शन, ठीक है। मिड सजाइटल में क्या था? इक्वल, ठीक है, एंड पैरा सजाइटल में क्या था? अनइक्वल, राइट एंड लेफ्ट साइड, है ना। डजंट पास थ्रू द मिड लाइन, एग्जाम्पल प्लेन पासिंग थ्रू द शोल्डर चेस्ट बट नॉट द मिडिल लाइन, ठीक है, शोल्डर चेस्ट से तो पास हो रहा है पर मिडिल लाइन से पास नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि पैरा सजाइटल प्लान, ठीक है। दूसरा है फिर है फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लान। फ्रंटल कोरोनल प्लान क्या होता है? अ वर्टिकल प्लान दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। ये देखो, ये बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में जिसने बांटा है उसको बोलते हैं कोरोनल प्लान। देखो, इट डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन इनटू एंटीरियर फ्रंट एंड द पोस्टीरियर बैक पोर्शन। ये देखो बीच में है ना, ऐसे एंटीरियर हो गया एंड पोस्टीरियर, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ, फ्रंट और बैक, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक होता है ट्रांसवर्स प्लान और क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल, ये वाला सी दिस वन, बीच में से काटा बॉडी को, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लान। इट डिवाइड द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू सुपीरियर यानी कि अपर एंड द इंफीरियर एंड द लोअर पोर्शन, ठीक है। तो हम ये ट्रांसफर सारे, हमारा इसका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो सजाइटल प्लान की, तो इसका क्लिनिकल रिलेवेंस ऐसे होता है कि टू स्टडी द लेटरल स्ट्रक्चर टू परफॉर्म सर्जरी ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी,
ठीक है। अगर हम फ्रंटल प्लान की बात करें कि भाई हम लोग फ्रंट और बैक इस तरह से क्यों पढ़ा जाता है, तो यू कैन से कि इसका क्लिनिकल रिलेवेंस है एक्सरे में, जैसे चेस्ट एक्सरे है, ओके। एंड टू व्यू द स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्रंट और बैक पर्सपेक्टिव, हो सकता है किसी के बैक साइड से एक्सरे लेना हो, इस पीछे वाली जो रिब्स है वहां पे कोई दिक्कत हो रही हो, तो इसलिए ये अलग अलग प्लान डिवाइड किए गए हैं। थर्ड वन है ट्रांसफर्स प्लान। सो ट्रांसफर प्लान का क्लिनिकल रिलेवेंस इस होता है कि वाइडली यूज टू रेडियोलॉजी और क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग के लिए, यानी कि सीटी और एमआरआई के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, ट्रांसफर जिसे कहते हैं। नाउ एक होता है ओब्लीक प्लान, ठीक है। ओब्लीक प्लान क्या होता है? इट पास थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन दैट एन एंगल बिटवीन अ ट्रांसवर्स प्लान, ठीक है, मतलब एक एंगल आ रहा है 90 डिग्री टू सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लान में, ठीक है। इन फ्रंटल प्लान बोलते हैं इसको। इसका क्लिनिकल रिलेवेंस ये होता है कि हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर नॉट अलाइन विद स्टैंडर्ड प्लान, तो जैसे जॉइंट्स वगैरह, है ना, ये हमें देखना होता है, तो हम ओब्लीक प्लान का यूज करते हैं। तो इट पास थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन दैट एन एंगल बिटवीन द ट्रांसवर्स प्लान, ठीक है। ट्रांसफर प्लान्स में से ये जाता है, ठीक है, ट्रांसफर प्लान्स में इसके 90 डिग्री पे एंगल जाता है बिटवीन द ट्रांसवर्स प्लान एंड द फ्रंटल प्लान, ठीक है। सो ये आपके बॉडी के डिफरेंट प्लान है, मतलब बॉडी को देखने का तरीका अलग अलग तरीके से, ठीक है। ट्रांसवर्स देखो तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है, इसमें हम होल बॉडी को अलग अलग प्लान्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो दीज आर द प्लान्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए? 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, 9 रीजन्स हो गए, एंड ये हमारे प्लान्स हो गए, है ना। प्लान्स में आप देखोगे सजाइटल प्लान, मिड सजाइटल प्लान, पैरासजाइटल प्लान, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, ठीक है। नाउ डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है। अभी हमने बॉडी को डिवाइड किया, अब हम देख रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले है, अच्छा, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो। मैम इसमें ये बता रखा है कि बॉडी को कैसे, मतलब कैसे बांट रहे हैं हम इसमें मैम? हाँ, जैसे हम लोग ऊपर है ना, ऊपर हम लोग एब्डोमेन को बांट रहे थे, है ना, क्लिनिकली। यहाँ पे हम पूरी बॉडी को बांट रहे हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कुछ एक्सरे होते हैं जो बोलते हैं उल्टा खड़े हो जाओ। दो आप जब आपने सीटी करवाया, एक्सरे कराया होगा, एक हम वो फ्रंट से लेते हैं, है ना, एक वो बैक से लेते हैं, ठीक है। तो वो नीड्स होती हैं कि हम बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ऑब्लिकली, पैरासजाइटल, है ना, ऐसे जैसे पूरे ऑर्गन को हम बांट रहे थे, है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसमें पूरी बॉडी को बांटा गया है, तो उसको प्लान बोल दिया, बॉडी प्लान, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है डायरेक्शनल टर्म्स है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हैं, 9 रीजन पढ़े हैं, फिर हमने प्लान पढ़ा, फिर हम डायरेक्शंस पढ़ी है। डायरेक्शन में क्या होता है? जैसे सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर में क्या होता है है ना, कंबाइनिंग फ्रॉम सुपीरियो, मीनिंग क्या है? अबो और नियर टू द हेड, मतलब ऊपर की तरफ को होगा तो उसको तुम बोलोगे सुपीरियर, ठीक है। डायरेक्शनल में आपका आएगा सुपीरियर डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शनल है, सुपीरियर डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपके, और ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? अबो और नियर टू द हेड, है ना, जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, दैट इज सुपीरियर डायरेक्शंस। ऐसे इंफीरियर, नीचे की तरफ, ठीक है, इंफीरियर यानी कि आपका क्या आ गया? टुवर्ड्स द टो, दैट इज इंफीरियर, और इंफीरियर ओ भी बोलते हैं, बीनीथ और नियर टू द फीट, ठीक है। अब ऐसी है आपका मीडियल डायरेक्शन, मतलब मीडियम की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये आपका आ गया मीडियल डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्शन है बॉडी के, ठीक है। ये आपकी है टुवर्ड्स द मिड लाइन, यहाँ पे थी ना मिड लाइन, ये वाली, ये मिड लाइन, इसके टुवर्ड्स जब जाएंगे दोनों तरफ से, नियर टू द मिडल, उसको हम बोलेंगे मीडियल, ठीक है। अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं, दैट इज लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन टुवर्ड द साइड, दैट इज मीडियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक मीडियल लाइन है, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड जाते हो, है ना, यानी कि टुवर्ड्स द हेड जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, हेड ऑफ द फैमिली,
ऐसे याद रखो, वो होता है सुपीरियर। तो यानी कि वो प्लान हमारा जो है डायरेक्शन आ गई सुपीरियर। अगर हम टो की साइड में जाते हैं इंफीरियर, है ना। अगर हम लोग मिडिल लाइन के पास जाते हैं, जो बॉडी का मिडिल सरफेस है, तो इस वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे मीडियल। ओके। एंड अगर हम लोग मिडिल लाइन से बाहर जा रहे हैं तो वो हो गई हमारी लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी है लेटरल डायरेक्शन, मतलब अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। ठीक है। सो इनकी भी अलग अलग इनके यूज होते हैं, बट यहाँ पे इसका यूज शायद लिखा नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे बस आपको डायरेक्शन बतानी कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, वो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। दूसरा है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब दो चीजों के बीच में कुछ हो रहा होगा कंबाइनिंग। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मतलब बिटवीन टू स्ट्रक्चर। ठीक है, दो स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे कि इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन या इंटरमीडिएट कोई भी फ्लूइड। ठीक है, तो वो वाली जो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि दो इन बिटवीन, दो ऑर्गन या एक ऑर्गन या दूसरे ऑर्गन के बीच में इन बिटवीन, या किसी ऑर्गन में कोई सेल्स के इन बिटवीन, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। ठीक है। एक होती है डिस्टल। डिस्टल मतलब फर्दर फ्रॉम ओरिजिन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मतलब जैसे हैंड्स हैं, ये हैंड यहाँ पे आपका ज्वाइंट होता है, उससे अटैच होते हैं। अगर आप उससे नीचे की तरफ जाओगे तो उसको हम बोलेंगे डिस्टल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसका ओरिजिन है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट से आप अलग जाओगे तो उसको हम बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल डायरेक्शन। ठीक है। एंड जो प्रॉक्सिमेट एरिया होता है, मतलब जो बाहर का एरिया होता है नीचे की तरफ, अगर डिस्टल का आप अपोजिट कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमल। ठीक है, नियर टू द ओरिजिन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, अगर आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से बाहर जा रहे हो, ये अटैचमेंट पॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे तो आप बोलोगे कि यार हैंड की तो डिस्टल डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर आप अपने ओरिजिन पॉइंट की तरफ जाओगे जहां से वो अटैच है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, नियर टू द ओरिजिन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि प्रॉक्सिमल डायरेक्शन। ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, टर्म है एंटीरियर। ठीक है, टुवर्ड और नियर द फ्रंट वेंट्रल। ये देखिए, अगर आप इस तरह से सामने की तरफ देखते हो, ठीक है, तो ये आपकी एंटीरियर या फ्रंट पोजीशन हो जाती है, वेंट्रल जिसे बोलते हैं। तो ये आपका आएगा एंटीरियर और वेंट्रल पोजीशन। दूसरा, अगर आप इस तरफ से बैक की तरफ देखते हो तो ये पीछे हो गया, दैट इज पोस्टीरियर। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपकी पोजीशन है ये वाली, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल। ठीक है, अगर आप ऐसे टेढ़ा खड़े होते हो तो आपकी पोजीशन होती है एंटीरियर एंड प्रोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब टुवर्ड्स और नियर द फ्रंट, और प्रोस्टीरियर मतलब टुवर्ड और नियर टू द बैक। इसको हम डॉर्सल भी बोलते हैं पोजीशन, और इसको वेंट्रल भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर फर्दर इनटू द बॉडी, अगर इनटू बॉडी में आ रहे हैं तो वो डीप हो गई एंड सुपरफिशियल। बोलते हैं ना सुपरफिशियली लगा है, बहुत डीप वुंड नहीं है, सुपरफिशियल है। डीप मतलब बहुत ही गहरा, जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, फर्दर इनटू द बॉडी मतलब स्किन से आया, स्किन के बाद आपके स्किन को उसने डैमेज किया, नर्व को डैमेज किया, देन उसके बाद आपके मसल्स में आ गया कोई भी वुंड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डीप वुंड। अगर वो बाहर बाहर है, सिर्फ इतना इतना है, तो देन इट विल अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज सुपरफिशियल। ठीक है, डीप एंड सुपरफिशियल। ठीक है, प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। और जितना आप इसको डायग्राम को बार बार देखेंगे उतना आपको ज्यादा लर्न होगा कि हाँ, यहाँ पे इस चीज पे मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो इसमें डायरेक्शंस में, पोजीशन में कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो आज पूरा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, क्वाड्रेंट्स, रीजन्स, प्लेन्स, उन सब में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हो आप। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी।